बाबर ने भी जो एम्पायर एस्टैब्लिश किया था, उस एम्पायर का नाम मुगल एम्पायर नहीं था, उस एम्पायर का नाम था टिमुरिड गुरखानिया। जी हाँ। तो और मुगल एम्परर बाबर ये जो पढ़ाया ये जाता है, बिल्कुल गलत है। बाबर के बारे में बोला जाता है कि वो गे था वो एस्टैब्लिश हो हाँ, चुका है। बिल्कुल ये एस्टैब्लिश हो चुका है। बाबर कभी अयोध्या गया था? नहीं, बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था? हिंदुत्व एक बड़ी टॉक्सिक आइडियोलॉजी है, क्योंकि बचपन की मेमोरी में बाबरी मस्जिद थी। और बाबरी मस्जिद का विध्वंस मेरे लिए एक ऐसा सेटअप था जहाँ पे हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट ने जा करके एक एग्जिस्टिंग मस्जिद को गिरा दिया था। जो मुगल्स या फिर मंगोल्स ने सबसे ज़्यादा अगर कत्लेआम किसी का किया है तो वो मुसलमानों का किया है। और ये सवाल मैं हमेशा रेज करता हूँ कि जब इंडियन मुस्लिम्स ये खान सरनेम यूज़ करते हैं, तो पहला खान सरनेम का भारत से तो कुछ लेना देना है नहीं। खान इज़ अ वेरी सेंट्रल एशियन कॉनोटेशन, जो कि कबीले का जो सरदार होता है उसका टाइटल था खान। और ये जो खान थे, दे वर द बिगेस्ट परसिक्यूटर ऑफ द मुस्लिम्स। अरविंद केजरीवाल हमारे बहुत बड़े सेवियर होने वाले हैं, and he is that man who will change the world, at least for India, world view for India. अब एज अ फ्रेशर आर्किटेक्ट अपनी 2 महीने की सैलरी भी आम आदमी पार्टी को दी थी। अभी कितना पैसा था वो? इट वाज अराउंड 40,000 रुपीज। अच्छा। जो पर्सन बहुत रेडिकल हो गया बाबर को लेकर के, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। टिमुरिड्स थे। जब आप तैमूर की बात करते हैं तो तैमूर ने दिल्ली में आकर के एक बहुत ही गंदा नरसंहार किया था। लाखों लाखों की नंबर में लोग मारे गए थे। ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली का शहर 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक मरे हुए लोगों की लाशों की बदबू से प्रताड़ित रहा था। जब ओवैसी जैसे लीडर ये बात बोलते हैं कि हम ताज लेके चले जाएंगे तो क्या रह जाएगा, लेकिन बात तो ये है कि ताज में खून हमारा, लोग हमारे, पैसे हमारे, तो ताज किसका हो गया? ताज तो हमारा ही है। वो अलग बात है, वो स्ट्रक्चर को आज कैसे भी देखें, है तो हमारा ही। टीआरपी द रौनक पॉडकास्ट पे वेलकम दोस्तों, नमस्ते। जो मुगल हिस्ट्री हम लोगों को स्कूलों में पढ़ाई गई थी वो पूरी तरह सही नहीं थी। इनफैक्ट वो मुगल से नहीं थे। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, इनको मुगल एम्परर किसने बोला? और क्या बाबर सचमुच गे था? वेल, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन को क्लियर करती हैं आभास की बुक्स। अभी बाबर की सीक्वल आई है, यानी ये पार्ट 2 बुक है। पार्ट 1 अगर आप पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, यू कैन ऑर्डर। सो प्लीज वेलकम एक आर्किटेक्ट से ऑथर बने आभास मल्दहियार। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। आई एम सो गुड टू हैव यू। सो गुड टू हैव यू टू। बाबर पे बात करें या ऑथर पे बात करें? पहले आपकी मर्जी, आप जैसे भी शुरू करें। मेरा शो है, मैं डिसाइड करूंगा। आप खुद को एक्स कम्युनिस्ट बताते हैं। क्या हो गया ऐसा कि आप एक्स कम्युनिस्ट हो गए? व्हाट हैपेंड? पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कम्युनिस्ट होने की जर्नी कैसे हुई थी। ओके। और शायद ये बहुत सारे लोगों को भी मदद कर सके, क्योंकि कि उस जर्नी पे ना जाएं। हाँ, जर्नी पे ना जाएँ। और कई बार क्या होता है कि जो हमारी हिंदू हाउस होल्ड होती है, वो अक्सर बहुत ही ओपन स्कूल होती है, और ये ओपन आर्किटेक्चर की तरह है। कई बार आपके घर में आपके ऊपर ट्रेडिशन इम्पोज़ नहीं किए जाते हैं, तो आप बिल्कुल उसको कैज़ुअली लेते हैं। आप पूजा करेंगे तो भी अच्छी बात है, पूजा ना करें तो भी अच्छी बात है। आप रामायण में बिलीव करें या ना करें, कोई आपको कुछ बोलने के लिए होता नहीं है। और मैं भी एक ऐसे हिंदू परिवार से आता हूँ जहाँ पे ट्रेडिशन को फ़ॉलो किया जाता था, लेकिन कोई मेरे ऊपर उस इम्पोजिशन को लेकर के नहीं आता था। फेयर इनफ। और कहीं न कहीं एक ललक सी थी कि मुझे रैशनलिस्ट बनना है। हर किसी को इस तरह के एस्पिरेशंस शायद आ जाते हैं जब वो स्टैंडर्ड 7 और 8 में होता है, जब आपको एनलाइटमेंट मूवमेंट वगैरह के बारे में बताया जाता है, वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में। और उसके बाद कहीं न कहीं क्लास 10 तक आते-आते जब आप रशियन रिवॉल्यूशंस के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हो, तो आपको बड़ा इंस्पायरिंग लगता है कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। उसके बाद जब मैं आगे आर्किटेक्चर स्कूल में आया, तो आर्किटेक्चर स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप कितने भी ओपन हो जाएँ, वो अच्छी बात है, क्योंकि आपको अपने थॉट्स को आगे लेकर के जाना होता है, आपको क्रिएट करना होता है वैसी चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देयर इज़ अ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और उसके साथ-साथ आप जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे मॉडर्निज़्म, पोस्ट मॉडर्निज़्म का काफ़ी बोलबाला रहता है, क्योंकि आप आर्ट मूवमेंट्स को पढ़ते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर लिटरेचर में इंटरेस्टेड है, तो मॉडर्निज़्म, पोस्ट मॉडर्निज़्म की पढ़ाई के साथ मिक्स होकर के वो कम्युनिज़्म की तरफ बेंड हो जाता है। अच्छा। ये अक्सर हो जाता है। और क्योंकि हाउस होल्ड से, यानी कि फैमिली से कभी इस तरह का प्रेशर नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो आप उसमें कैरिड अवे हो जाते हो। और मैं कम्युनिस्ट
बन सा गया, तो मुझे ऐसा लगता था कि पूरे भारत में अगर कोई चीज़ों को बदलाव ला सकती है, तो वो कम्युनिज़्म ही ला सकती है। क्योंकि मैं उस समय मैट्रिकुलेशन कर रहा था जब झारखंड और बिहार में सेपरेशन नहीं हुआ था, ठीक है। और उस समय हम बिजली बिल्कुल नहीं होती थी, हाँ। लालटेन में पढ़ाई होती थी। तो ऐसे समय में ऐसा लगता था कि सरकार ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जाके कुछ करना है, हुँ। बदलाव लेकर के आना है। तो प्रीमाइस भी पूरा तैयार था प्रीमाइस और पूरी तरह। पढ़ाई ने भी उस पे थोड़ा-सा टॉप अप कर दिया तो यस। तो ये बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल फेनोमेनन थी जो ठीक है। हो गई। हुँ, हुँ। और ऑफ कोर्स मैं एक कार्ड होल्डर नहीं था। ये मेरी विचारधारा थी जो मुझे कम्युनिज्म की तरफ लेकर के जा रही थी। और 2012 के आसपास जब मैं आर्किटेक्चर स्कूल ख़त्म कर चुका हूँ, और उस वक्त अन्ना आंदोलन चल रहा था 2011-12 के हुँ, हुँ। आसपास। और लोग मुझे लगता है लगभग हर लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश किया था उस बिल्कुल, वक्त। करेक्ट। और मुझे ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल हमारे बहुत बड़े सेवियर होने वाले हैं, एंड ही इज़ दैट मैन हु विल चेंज द वर्ल्ड, एटलीस्ट फॉर इंडिया, वर्ल्ड व्यू फॉर इंडिया। और आई गॉट अलाइन टू आम आदमी पार्टी पूरी तरह से। और फिर भी एक ये बात की तो समझ थी कि हिंदुत्व एक टॉक्सिक आइडियोलॉजी है। अच्छा, तब तक आपको लगता था? हाँ, ऐसा लग रहा है मुझे। 11-12 तक लगता था? हाँ, हिंदुत्व एक बड़ी टॉक्सिक आइडियोलॉजी है, क्योंकि बचपन की मेमोरी में बाबरी मस्जिद थी। हुँ, और बाबरी मस्जिद का विध्वंस मेरे लिए एक ऐसा सेटअप था जहाँ पे हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट ने जा करके एक एग्जिस्टिंग मस्जिद को गिरा दिया था। हुँ, हुँ। और मैं थोड़ा-सा बचपन की तरफ जाना चाहूँगा। ये वो दौर था जब मैं मज़ार विज़िट किया करता था अपने पिताजी के साथ, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे जाके चादर चढ़ाना है। घर के पास एक चर्च हुआ करता था, वहाँ पे संडे में जाकर के, सो इट वाज़ अ वेरी आप ये बोल सकते हैं काफ़ी ओपन माइंडेड हिंदू फैमिली थी। जहाँ पिताजी भी जाते थे चादर चढ़ाने? चादर वो एक ऐसा फेथ था कि हमको वो करना करना चाहिए, चाहिए। एंड द थिंग्स विल गो गुड, इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समथिंग गुड विल हैपन। उस मज़ार पे आप जाओगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, और शायद ये एक नॉर्मल हिंदू साइक भी था कि आज भी हमारे मन में बाय डिफ़ॉल्ट किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं आता है। करेक्ट। आप अगर किसी रिलीजियस प्लेसेस के सामने जा रहे हैं, आपका सर कभी-कभी झुक ही जाता है। हुँ, वो एक नेचुरल चीज़ थी। और जब आपके ऊपर एक प्रोसेस की तरह आपको उस मोड में मोल्ड किया जाता है, हुँ, तो आप उसके पार्ट हो जाते हैं। और लेकिन जब ये सब हो रहा था, तो मेरे ऊपर कोई हिंदू ट्रेडिशन को इम्पोज़ नहीं कर रहा था। हुँ। कोई ये नहीं बोल रहा था कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब स्कूल में जो मेरे फ्रेंड्स होते थे जो दूसरे रिलीजन के हैं, वो अक्सर अपने रिलीजन को लेकर के काफ़ी सीरियस होते थे, जबकि मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ हिंदुइज़्म को लेकर के। तो रॉ मटेरियल्स पूरी तरह से तैयार थे, और आई वाज़ बाउंड टू बिकम अ कम्युनिस्ट, क्योंकि मुझे रैशनैलिटी नज़र नहीं आ रही थी। हुँ, हुँ। आपने ये भी पूछा कि वो परिवर्तन कैसे आया था। हाँ, सो इट वाज़ अ जर्नी इन अजंता केव्स। ओके। अजंता केव्स में 2012 में मैं अजंता केव्स गया था। ये अन्ना मूवमेंट के बाद? अन्ना मूवमेंट उसी के आसपास से ये सब कुछ चल तब रहा आप आम आदमी पार्टी जॉइन कर चुके थे? था। हाँ, आई एज़ अ आई वॉलंटियर यू वर देयर? हाँ, आई वाज़ मैंने अब एज़ अ फ्रेशर आर्किटेक्ट अपनी 2 महीने की सैलरी भी आम आदमी पार्टी को दी थी। अभी कितना मुझे पैसा था वो? इट वाज़ अराउंड 40,000 रुपीज़। अच्छा, ठीक है। सो मैंने कई बार ये भी बोला लोगों को कि एक अच्छा कॉल था वो, क्योंकि उस वक्त मुझे पॉलिटिक्स के बारे में समझ आनी शुरू हुई हुँ, हुँ। कि क्या होता है, कैसे चीज़ें वर्क करती है। लेकिन उस वक्त मैं अजंता केव गया, और जब मैं अजंता केव्स में एंटर किया, तो वहाँ के सिचुएशन को देख करके जो पूरी आर्किटेक्चरल सेटअप है, आई वाज़ टेकन अघास्ट। उससे पहले हम एलोरा केव्स गए थे, एलोरा अजंता हुँ, हुँ। पास-पास है। एलोरा केव्स में एक कैलाशा मंदिर है, जिसके बारे में सब कोई बात करते हैं, और मेरे हिसाब से कैलाशा मंदिर भारत का सबसे अनोखा आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। हाँ, आज हाँ। तक किसी को नहीं पता है उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया था। जी। तो जब मैं कैलाशा मंदिर को देखा, तो आई वाज़ स्टन्ड, क्योंकि इससे पहले मैंने आर्किटेक्चर स्कूल में सिर्फ कैलाशा मंदिर के लिए वो एक स्केच बनाया है 10 मार्क्स के लिए, बिकॉज़ इफ यू मेक द स्केच यू गेट मार्क्स। सो अच्छा, बस उतना ही दैट था। इज़ व्हाट आई न्यू अबाउट इट। ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको वहाँ पे जाकर के देखा, सो आई वाज़ स्टन्ड, क्योंकि जो स्केल, मैग्नीट्यूड, इट वाज़ जस्ट अनइमेजिनेबल। लेकिन जब उसके बाद हम अजंता केव्स की तरफ बढ़े, हमारा पूरी जो टीम थी,
वहाँ पे केव्स के अंदर हमने जाके ऑब्जर्व किया कि केव्स काफ़ी डार्क हैं, लेकिन उसके अंदर फिर भी काफ़ी डिटेल्ड पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो उन पेंटिंग्स को बनाने का सोर्स ऑर्गेनिक कलर्स हुआ करते थे। अब अंदर में लाइट नहीं है, डार्क स्पेस है, आप पेंटिंग्स उतनी डिटेल में कैसे बनाएंगे? मेरे मन में ये सवाल चल रहा था और मुझे वहाँ के गाइड ने इसका जवाब नहीं दिया, उसके पास भी शायद इसका आंसर नहीं था। शाम में मेरी मुलाकात एक प्रोफेसर देशपांडे से हुई, जो खुद आर्किटेक्ट हैं और आर्किटेक्चर के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक अजंता केव के एक वुडन मॉडल दिखाया। उस मॉडल में उन्होंने मुझे नोटिस करवाया कि यहाँ पे एक बात है जो तुमने वहाँ पे केव पे भी नोटिस किया होगा। जब अजंता केव्स के अंदर घुसते हैं तो आप स्टेप डाउन करते हैं, मतलब आप केव में जाएंगे फिर यू स्टेप डाउन अ बिट। जैसे जनरली आप नॉर्मली जब घर में जाते हैं स्टेप अप करते हैं, उसमें आप स्टेप डाउन करते हैं, एक गड्ढे की तरह का चीज़ है उसके अंदर। तो मैंने बोला उनको कि हाँ मैंने ये ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने फिर देखा ये मॉडल में, फिर उन्होंने लाके पानी डाला ओके एंड ही मेड द रूम वेरी डार्क। और उसके बाद वो टॉर्च लेकर के आए एंड ही ब्रॉट द टॉर्च, लाइट को इंसिडेंट करवाया और उससे लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनसाइड। तो उन्होंने बोला कि ये जो मॉन्क्स थे या जो सेंट थे वो उस गड्ढे में पानी स्टोर करते थे ओके और एक पर्टिकुलर टाइम पे सन एक डायरेक्शन पे होता था, वहाँ से लाइट आकर के उस पर रिफ्लेक्ट बैक करके लाइट जनरेट होता था। दैट इज़ हाउ दे जनरेटेड द लाइट, क्योंकि अगर वो फायर यूज़ करते तो फायर वुड हैव डिपॉजिटेड कार्बन ऑन द ऑर्गेनिक कलर्स और उससे वो पेंटिंग ख़राब हो जाती। तो फायर कैन नॉट बी सोर्स ऑफ लाइट। दे यूज द सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन at least 15 years back to generate light inside, and I was awestruck। मेरे लिए गूज बम मूवमेंट था कि जिनको मैं अब तक बेवकूफ़ और सुपरस्टिशियस समझ रहा था वो इतने एडवांस थे दैट वो लाइट को रिफ्लेक्ट करवा करके, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करवा करके लाइट जनरेट कर रहे हैं और उसको यूज़ करके उन्होंने वहाँ पे पेंटिंग्स बनाई। So that was the moment when you realized the immensity of this culture and civilization. Yes, and that changed the whole things for me. I began to study the Buddhist literature से उपनिषद, और जब आप रिलीजन से डैबल करना शुरू करते हैं तो इतिहास ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाता है। सही बात। और एंड देन इट हैज़ बीन अ जर्नी। तो आम आदमी पार्टी कब छोड़ी आपने? वो छूट ही गई, फिर उसके बाद वो ईमेल्स आते रहते हैं, ये करो वो करो, लाइक हाउ द नॉर्मल न्यूज़लेटर्स, दिस इज़ फॉर द वॉलंटियर्स। उसके बाद तो उनके चीज़ें भी चेंज हो गई। तो एक बार जब एक मेरी बुक थी जो मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे लिखा था, मोदी अगेन एन एक्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 2019 में आई थी। उसको बुक को लॉन्च किया था कपिल मिश्रा ने। तो कपिल मिश्रा भी आम आदमी पार्टी के मेंबर हुआ करते थे। करेक्ट। तो अशोक श्रीवास्तव वॉज द मॉडरेटर। उन्होंने क्लियरली ये बात बोली भी थी कि अगर यहाँ पे दो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के इनिशियल डेज में अपने आप को समर्पित कर दिया जो भी उनके लेवल पे होता था, लेकिन आज इनके थॉट प्रोसेसेस बहुत अलग हैं। चलिए, सो कम्युनिज्म पे वापस से आएंगे, लेकिन बाबर पे बात करते हैं। कौन था बाबर? बाबर सन ऑफ अ डायनेस्टी ऑफ द टिमुरिड्स। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ टिमुरिड्स पे, इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि बाबर को हम लोग मुगल्स बुलाते हैं, लेकिन बाबर खुद को टिमुरिड मानता था। ठीक है। क्योंकि उसकी जो पैटर्नल साइड थी, जो फादर की साइड है, दैट कम्स फ्रॉम तैमूर, और जो मदर की साइड है दैट कम्स फ्रॉम चंगेज़ खान। ओके। और चंगेज़ खान और तैमूर के कॉमन एंसेस्टर हैं तुमने खान, जो कि एक मंगोल है। मंगोल, उस तुमने खान मंगोल से 5th जनरेशन में चंगेज़ खान आ रहा है, 10वें जनरेशन में आ रहा है तैमूर, और तैमूर के लीनियज से फाइनली अबू सईद मिर्ज़ा के बेटे हैं बाबर। ओके। और उनकी मैटरनल साइड में यूनिस खान जो उनके नाना हैं, ही इज़ कमिंग फ्रॉम द लीनियज ऑफ चंगेज़ खान। ओके। अब उसमें ये डिस्टिंक्शन ये है कि जो मंगोल्स थे या मुगल्स थे वो काफ़ी सेक्युलर थे, और जो टिमुरिड्स थे वो सेक्युलर नहीं थे। ओके। मंगोल्स जो चंगेज़ खान का शासन था या उसके बाद भी जो शासन एग्जिस्ट कर रहा था, उस सारे शासन में एक कॉमनैलिटी थी कि सारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने की छूट थी। सेंट्रल एशिया में थे ना ये तो? सेंट्रल एशिया में थे। ठीक। मंगोल्स का ऐसा था कि आप रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी इम्पोजिशन नहीं रहेगा आपके ऊपर। ओके। लेकिन चंगेज़ खान की एक पॉलिसी थी एंड ही वाज अ वेरी सेक्युलर किलर। वो सभी को मारता था। सेक्युलर? अच्छा, सेक्युलर किलर। इसका अर्थ ये है कि वो ये नहीं पूछता था कि आपका रिलीजन क्या है, जो भी उसका शत्रु है, जो भी एनिमी है, ही विल किल देम।
एंड इवेंचुअली मुस्लिम्स उसके सबसे ज़्यादा एनिमी थे, इसलिए जो मुगल्स या फिर मंगोल्स ने सबसे ज़्यादा अगर कत्लेआम किसी का किया है तो वो मुसलमानों का किया है। एंड कई बार मैं ये बात बोलता भी हूँ कि इट्स वेरी आयरनिकल इफ अ मुस्लिम टेक्स अ सरनेम खान, क्योंकि खान हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम, एटलीस्ट द इंडियन मुस्लिम। खान इज़ अ वेरी सेंट्रल एशियन कॉनोटेशन, जो कि कबीले का जो सरदार होता है उसका टाइटल था खान। हम्म। और ये जो खान थे, दे वर द बिगेस्ट परसिक्यूटर ऑफ द मुस्लिम्स, द मंगोल्स। ओके। दे किल्ड देम, एंड इनफैक्ट ये दौर ऐसा था जब चंगेज़ खान के पोते आपस में उनके बीच में युद्ध होता है। हम्म। वो युद्ध इसलिए होता है क्योंकि एक उनके बेटे जोची का जो बेटा है बरके खान, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका है, ही इज़ द फर्स्ट कन्वर्ट, एंड ही गोज़ ऑन बैटल विथ हेलिगू खान, जो कि दूसरा ग्रैंडसन है। और हेलिगू खान पूरे रैम्पेज पे है, वो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हम्म। बगदाद का सैक हो चुका है, बगदाद का कैलिफ मारा जा चुका है, और पूरे विश्व में ऐसी मान्यता है कि अब शायद इस्लाम विल बी वाइप्ड आउट। ये ओके। वो दौर है। इस्लाम सिर्फ अभी एग्जिस्ट कर रहा है भारत में, क्योंकि जो इस्लामिक रूल चल रहा है, हम्म। बट इस्लाम के जो फुट होल्ड्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं। लेकिन उसके इट्स सच अ कोइंसिडेंस दैट बरके खान गेट्स कन्वर्टेड टू इस्लाम, और उसके और हेलगू के बीच में युद्ध होता है, क्योंकि ही डज़ नॉट लाइक दैट हेलगू खान इज़ पिकिंग द स्वॉर्ड अगेंस्ट इस्लाम। हम्म। एंड अगर वो युद्ध नहीं होता तो आज कहानी बिल्कुल अलग होती, अच्छा। क्योंकि इस्लाम शायद वाइप्ड आउट हो चुका होता। अगर हेलगू खान अपने कैंपेन को सक्सेसफुली कंटिन्यू करा, उस युद्ध में हेलगू खान लूजेस द बैटल एंड द थिंग्स चेंजेस। लेकिन उनकी पॉलिसी बड़ी सेक्युलर थी, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर एक इम्पोजिशन रहता था कि आप शरिया लॉ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो सेक्युलर कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कि मुगल या मंगोल रूल है, वो आप फॉलो करेंगे। आप हलाल स्लॉटर नहीं करेंगे। आपकी जो स्लॉटर होगी, जो मंगोल प्रैक्टिस है, जिस तरह से आप वो करना है, अच्छा। बाकी सब जैसा आप करें, आपको कोई इम्पोजिशन नहीं होगा। जो नॉर्मल प्रैक्टिस है मंगोल्स की, आप उसको फॉलो करते रहिए। ठीक है। इन द कॉन्ट्रास्ट, जब 10वें जनरेशन में तैमूर आता है, तो तैमूर इज़ वेरी पर्शियनाइज्ड, और इसी वजह से जो द बाबर या उसके सक्सेसर हैं, उनका कोर्ट लैंग्वेज मंगोलियन नहीं था, वो पर्शियन था। पर्शियन था। और तैमूर काफ़ी पर्शियनाइज मानता था खुद को, एंड ही नेवर लाइक्ड हिमसेल्फ टू बी कॉल्ड अ मंगोल। मंगोल शब्द से भी उसको नफरत था, और उसने जो लेकिन तैमूर के एस्पिरेशंस बहुत बड़े थे। हम्म। और ये वो दौर है जब मंगोल होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वो अलग बात है, तैमूर को नहीं लग रहा है कि उसको मंगोल होना चाहिए, इज़ मोर पर्शियनाइज एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी मंगोल्स के बहुत दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली। तो अब तैमूर के दो एस्पिरेशन, उसको खलीफा भी बनना है, और उसके साथ साथ उसको मंगोल राजवंश का राजा भी बनना है। ठीक है। लेकिन वो मंगोल्स को पसंद नहीं करता है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मैरिज इनटू द हाउस ऑफ द चंगेज़ खान, ओके। एंड ही बिकम्स दामाद। दामाद का मंगोल टर्म है गुरखानिया। और फिर ही एस्टैब्लिशेस हिमसेल्फ एज अमीर। अमीर इज़ अ टाइटल, और वो एम्पायर को कंट्रोल करना शुरू करता है अपना एक पपेट किंग बिठा करके। और उसने जो एम्पायर इस्टेब्लिश किया, उसका नाम है टिमुरिड गुरखानिया। गुरखानिया मतलब सन इन लॉ, दामाद, हम्म। और टिमुरिड मतलब अपने ये से अपने नाम से वो टिमुरिड गुरखानिया ठीक है। एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट करता है। जब कहानी आगे चलती है, तो बाबर ने भी जो एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, उस एम्पायर का नाम मुगल एम्पायर नहीं था, हम्म। उस एम्पायर का नाम था टिमुरिड गुरखानिया। ओके। जी हाँ। तो और मुगल एम्परर बाबर ये जो पढ़ाया ये जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हु बाबर, स्टार्टेड दिस, किसने बनाया फिर ये मिस्टेक यूरोपियंस के थ्रू हुआ था, और हम यूरोपियंस को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और इसलिए हमने उसको फॉलो कर लिया था। और क्योंकि बाबर मुगल से नफरत करता है। जब बाबरनामा पढ़ेंगे, या जब मैं पढ़ रहा था बाबरनामा, तो मैंने उसमें पाया कि 100 से ऐसे इंस्टेंस हैं जहाँ पे बाबर मुगल्स को अपशब्द कह रहा है। उसके हिसाब से जहाँ पे भी मुगल जाते हैं वहाँ अशांति फैलती है, मुगल्स पे आप भरोसा नहीं कर सकते। सो बाबर एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन करता है कि मुगल्स अलग लोग हैं, हम मुगल्स नहीं हैं। तो बाबर का कंटेम्प्रेरी कौन था मुगल? बाबर के कंटेम्प्रेरी मुगल्स में मोहम्मद खान बोल करके एक लीडर आते हैं। ओके। उसके साथ साथ उज़्बेक्स थे, उज़्बेक्स, तो एक उनका एक कांस्टेंट जो एनिमी है शाइबानी खान, हम्म। जिससे उसका टशल होता रहता है, वो कहीं ना कहीं उस लीनियज से आता है। तो ठीक है। इस तरह, और ये लोग सेंट्रल एशिया में रह रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं है। एंड हुमायूं ने भी अपने आप को मुगल कभी नहीं बताया, औरंगजेब तक ने खुद को मुगल नहीं बताया, वो खुद को तुरानी मानता था। ओके। और यही वो रीज़न था कि ये बाबर और उसके जो सक्सेसर थे, उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान को अपना होमलैंड नहीं माना। जैसे आज बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि बाबर
और उसके सक्सेसर्स ने वो यहीं के हो गए। ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली एक प्रोसेस था कि हमको समरकंद वापस जाना है। दे हैड बिन ट्राइंग, औरंगजेब तक ये कोशिश चलती रही कि हमको समरकंद वापस जाना है। समरकंद हमारा देश है, हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा घर नहीं है। तो बिफोर वी गो देयर, तो बाबर एग्जैक्टली कौन था, और भारत आने से पहले बाबर क्या था? भारत आने से पहले बाबर मैं उसको एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने एक मेटाफरिकल टर्म यूज़ किया था, चेस बोर्ड किंग। करेक्ट। तो आपकी फर्स्ट बुक वो थी, ये उसकी सिक्वल है। सीक्वल है, और इस बुक में बाबर इंडिया आता है, भारत आता है। यस। करेक्ट, वो उसमें बाबर का पर्सनल था। तो यस। हु वाज ही? सो ही वाज, इफ आई पुट इट वेरी ब्रॉडली, पहले ब्रॉड सेंस में अगर मैं ठीक है। एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो बाबर एक पोएट प्रिंस था। ओके। आप ऐसा उसको मान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा पोएट है। ही इज़ अ वेरी गुड पोएट। हाँ। और उसने, जो ये टर्म यूज़ होता है मुकद्दर का सिकंदर, ही वाज ऑलमोस्ट लाइक दैट, क्योंकि उसकी जो जर्नी थी वो काफ़ी बुरी शुरू होती है। ही लूजेस हिज फादर एट द एज ऑफ 11। और आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर समवन हैज लॉस्ट द फादर एट द एज ऑफ 11, सो डेफिनेटली उसके लिए जर्नी बहुत कठिन थी, क्योंकि उसको अपने फैमिलीज़ में वो काफ़ी चीज़ों को अरेंज करना पड़ रहा है। और बिकॉज़ उनके बाबर के कजन्स जितने भी साइड से, मैटरनल पैटर्नल साइड से, एवरीवन इज लुकिंग टू कंट्रोल द टेरिटरी आफ्टर द फादर हैज डाइड। ठीक है। So he is in this tussle that I have to establish myself as somebody. I have to secure my state, which was being ruled by Abu Said Mirza, his father. लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी को वो किसी तरह से टैकल करते हुए आगे निकलता है। और वो, उसकी कहानी ऐसी है कि अगर वो अंदीजान से निकलता है बाकी की टेरिटरी को फिर से वापस लेने के लिए, देन ही विल लूज अंदीजान। अंदीजान के लिए वापस हो जाएगा, तब तक पता चलेगा कि दूसरी जो समरकंद है, दैट हैज़ बिन लॉस्ट। एंड दिस होल कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड गेनिंग टेरिटरीज गोज ऑन एंड ऑन। ठीक सो है। उसकी जो पूरी जर्नी थी, इट वाज मोर अबाउट jumping from one point to other, but still he did not get a very stable territory. इसलिए उसको चेसबोर्ड किंग या शतरंज का बादशाह का जो टाइटल था, एक्चुअली फरिश्ता ने दिया था। मैं उसको सिर्फ आगे लेकर के गया और मैंने उसको चेसबोर्ड किंग बुलाया। और उसकी जर्नी सबसे बदलनी शुरू हो गई जब वो काबुल में आता है, ओके। 1503 1504 के आसपास। ओके। और यही वो रीज़न था कि वो अपने आप को भारत में नहीं, काबुल में दफनाना चाहता था, क्योंकि काबुल इज़ द प्लेस जहाँ पे उसके करियर में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। हम अभी भी अपने आम ज़िंदगी में भी देखते हैं कि जो जो जगह पे हमारे करियर का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, हम उससे काफ़ी रिलेटेड रहते हैं। हम सही बात है। चाहते हैं कि, सो बाबर के साथ भी वैसा था। तो कई बार कुछ लोगों ने इसको ऐसे पेंट करने की कोशिश किया है कि बिल्कुल, क्योंकि उसको हिंदुस्तान से बहुत नफ़रत थी, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन काबुल जाना ये रीज़न नहीं था कि वो हिंदुस्तान से नफ़रत करता था, लेकिन काबुल के लिए उसके मन में एक स्पेशल जगह थी, बिकॉज़ दैट्स द प्लेस जहाँ से उसके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। और इस वजह से वो वहाँ पे जाना चाहता था। लेकिन खैर एनीवेज़, काबुल में आने के बाद उसकी कंटिन्यूअस कोशिश ये रहती थी कि वो भारत जा सके, हिंदुस्तान जा सके, क्योंकि उसको तैमूर के मकसद को पूरा करना था। उसका बचपन पूरी तरह से बीता था तैमूर की कहानियाँ सुनते हुए। उसकी ग्रैंड मदर उसको तैमूर की कहानियाँ सुनाती थी, और उसको ऐसा लगता था कि तैमूर का जो अनफिनिश्ड वर्क है, वो मैं पूरा करूँगा, क्योंकि तैमूर ने यहाँ पे एम्पायर एस्टैब्लिश नहीं किया था। और इस क्वेस्ट में वो भारत की तरफ बढ़ता है। और इफ़ वी लार्जली स्पीक इसको लार्जली स्पीक बट स्टिल वी सम इट अप इन वन लाइन, बाबर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ पर्सन जो, ही वाज अ good poet with the aspiration to conquer India, to fulfill the dream of Taimur, and also establish Darul Islam. ओके। सो बाबर की क्या एज थी जब वो भारत आया था? 1494 में उसकी उम्र 11 साल है, तो 1526 में जब वो एक्चुअली भारत में एंटर कर चुका है, तो 26 और 6 32 और 11 45 के आसपास। 45 के आसपास आया था। तो जब 1504 में वो काबुल पहुंचा था, तो उस टाइम पे वहाँ से भारत आने में आप कह रहे हैं उसको 22 साल लग गए। हाँ, इट टुक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसने 5 अटेम्प्ट किए हिंदुस्तान में एंटर करने के लिए। लेकिन वो एंटर कर नहीं पाता है, क्योंकि पहले जोग्राफिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। एक जर्नी में बर्फ़ काफ़ी भर जाते हैं, जहाँ पे उसके घोड़े बिल्कुल पास नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे वो रुक जाते हैं। एक ऐसी जर्नी ऐसी भी है जहाँ पे
ठंड इतनी पड़ने लगती है और खाने के अभाव हो चुके हैं, तो दे हैव टू किल देयर हॉर्सेस ओह, टू ईट समथिंग। तो ऐसे भी तो दे लूज ऑन द हॉर्सेस, सो बिकॉज दे डोंट हैव मेनी हॉर्सेस, सो दे हैव टू रिटर्न बैक। सो इस तरह के बहुत सारे सर्कमस्टांसेस और थे। ये अटेम्प्ट काबुल से ही हो रहा है। हाँ, काबुल से, बिकॉज काबुल, एक रीज़न ये भी था काबुल आने का कि काबुल ओपन्स द गेट टू द हिंदुस्तान। करेक्ट, तो 5 अटेम्प्ट जो हुआ वो काबुल से भारत आने का अटेम्प्ट हुआ। यस, यस, ठीक है। यस। और ये रीजंस थे कि वो अटेम्प्ट पूरा कवर नहीं पा रहे थे तो वापस आ रहे थे। यस, ज्योग्राफिकल रीजंस थे ज़्यादा। दे सो वर फाइनल टाइम क्या था, फाइनल अटेम्प्ट क्या था और कैसे वो अंदर आ पाया? फाइनल अटेम्प्ट 1526 माना जा सकता है, 1525 और 26, क्योंकि उस वक्त वो इंडस क्रॉस कर चुका है। हम्म, इंडस या सिंध नदी को क्रॉस करने के बाद अब, और अगर बाबर की लाइफ की ट्रैजेक्टरी आप देखें, एक समबडी जिसने अपने पिता को गवा दिया है, ही हैज़ गॉट सो मच एडवर्सरीज, फैमिली में लोग उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। हम्म, उसके साथ साथ उसके कांस्टेंट एनिमी है शाइबानी खान, जिसके बारे में मैंने पहले बात की। हम्म, और शाइबानी और बाबर की जर्नी बिल्कुल टॉम एंड जेरी की कहानी होती थी, कि जहाँ पे बाबर जाता था शाइबानी आता था, वहाँ से बाबर भाग रहा है, फिर से शाइबानी आ रहा है। ओके, सो इट वाज मोर लाइक अ टॉम एंड जेरी स्टोरी बिटवीन बाबर एंड शाइबानी। अब जो इतने एडवर्सरीज को फेस करते हुए आगे बढ़ रहा है, आप देखिए कि इट्स ऑलमोस्ट 30 साल की जर्नी है ठीक है। लार्जली। 30 साल की जर्नी में उसने इतने अप एंड डाउन देखे हैं। सो ही हैज़ बिकम अ वेरी सीजन्ड कॉन्करर, इफ आई पुट इट दिस वे। हम्म, उसको ये समझ में आ चुका है कि कॉन्कर करने के लिए what are the raw materials to conquer something, he ठीक है। knows very well। क्योंकि जब आप फेलियर्स को फेस करते हैं, यू बिकम अ बेटर पर्सन इन द जर्नी एट टाइम्स। और ये बाबर के साथ हो रहा था। जो उसका एडवर्सरी था यहाँ पे, इब्राहिम लोदी, जो बैटल ऑफ पानीपत होता हम्म, है, ही वॉज अ वेरी कॉम्प्लिसेंट रूलर, आराम तलवीस शख्स था वो, जिसको बैटल्स वगैरह में उतना इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज अ वेरी डिफरेंट एम्परर एज सच। राइट, और उतनी एडवर्सरीज उसको फेस भी नहीं करनी पड़ रही थी। सो ही वॉज नेवर प्रिपेयर्ड फॉर समबडी लाइक बाबर। और बाबर ब्रॉट आर्टिलरीज। बाबर के साथ बहुत सारे तोप्स वगैरह आए, जो टर्किश मेथड से चलते थे। अली कुली एक कंपेनियन था बाबर का, हु टुक केयर ऑफ ऑल दिस तोप्स एक्सेट्रा। सो ये जो एम्यूनेशंस वगैरह की जो न्यू टेक्निक्स थी, जो बाबर अपने साथ लेकर के आया, वो काफ़ी भारी पड़ा हिंदुस्तानियों के ऊपर। और इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ उसने ये जीत हो जाती है। उससे पहले ये इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऐसे सिचुएशंस कभी क्रिएट नहीं हुए थे। ही नेवर लॉक्ड हॉर्न्स विद द एम्परर्स, या फिर राजाओं के साथ कभी युद्ध नहीं हुआ। या शायद उससे पहले अगर युद्ध होता और बाबर पहले से हिंदुस्तान में होता विद दिस टेक्नोलॉजी, तो शायद बाबर पहले ही भारत में कॉन्करिंग कर चुका होता। कैसे दिखता था वो? बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाबर की जो विकिपीडिया पे भी जो पेज है, या फिर मेरे भी बुक के क्रिएटिव्स वगैरह में आपको नज़र आएंगे, वो गलत पिक्चर है। अच्छा, वो बाबर की एक भी इमेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वी डोंट नो हाउ एग्जैक्टली बाबर लुक। सिर्फ उसकी एक स्टैचू अवेलेबल है उज्बेकिस्तान में। उससे लोग थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट इट वाज अ वेरी सेंट्रल एशियन फीचर जो कि स्कल्पचर में नज़र आ रहा है। बट वी डोंट नो कि स्कल्पचर में भी जो बताया गया है वो सच्चा है कि नहीं। एआई हमको हेल्प कर पाएगा स्कल्पचर को रीड करके? क्योंकि एग्जैक्ट एआई भी वही थापर्स एंड हबीब्स के ही थॉट्स को लेकर के हमको रिजल्ट देगा। तो वो बाबर सो क्या, थापर्स एंड हबीब्स ने आपके हिसाब से बाबर को सही पोर्ट्रे किया था या बहुत ज़्यादा ही अच्छा बता दिया था भारत के लिए? बाबर के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है। ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग बहुत न्यूट्रल हैं बाबर को लेकर के। जो पर्सन बहुत रेडिकल हो गया बाबर को लेकर के, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। रेडिकल एज इन पॉजिटिवली रेडिकल। अच्छा, मैं कहने का मतलब ये है कि वो उस चीज़ को न्यूट्रलिटी से एक बड़े ऊपर तक ले गए, जब वो ये कहते हैं अपने किताब में कि बाबर वुड बी द मोस्ट सिविलाइज्ड एंड कल्चरल पर्सन whom you will ever meet। चाचा ने बोला था? हाँ, तो एंड चाचा जी, सॉरी। यस, इट्स वेरी आयरनिकल, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुद्धिज़्म को पुश किया था। अकॉर्डिंग टू हिम द चक्रा विच वाज टेकन इज फ्रॉम द अशोक स्तंभ। एंड लेकिन बाबर was the person who who attempted first to destroy the बामियान बुद्धा। बामियान बुद्धा जिसका ओह, डिस्ट्रक्शन का काम तालिबान ने पूरा किया था, उसका शुरुआत बाबर ने बहुत पहले किया था। तो यहाँ पे चाचा नेहरू बाबर को सबसे सिविलाइज और सबसे कल्चरल बुला रहे हैं, और वो अशोक को एज अ ग्रेट एम्परर बता रहे हैं, और बुद्धिज़्म को एज अ ग्रेट रिलीजन बताने की कोशिश कर रहे हैं।
एंड तो ऐसे में ये जो कॉनोटेशन उन्होंने लेकर के आए थे, बाबर टू बी मोस्ट सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड, जस्ट फेल्स बैलेंटली एंड समहाउ हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की. सो चाचा जी का वो लैक ऑफ नॉलेज था या अपीजमेंट का अटेम्प्ट था? आई थिंक इट वॉज मोर लैक ऑफ नॉलेज. ओके, ठीक है. बाबर के बारे में बोला जाता है कि वो गे था. था वो एस्टैब्लिश हो हाँ, चुका है? बिल्कुल ये एस्टैब्लिश हो चुका है. बाबर खुद बाबरनामा में इस बात का जिक्र करता है कि जब मेरी पहली निकाह होती है आयशा से, तो उस वक्त मुझे आयशा के कमरे में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे शर्म सी आ जाती है कोई भी फीमेल को देखते हुए, एंड आई फील वेरी बैड. और बट आई हैव फाउंड अ बॉय इन अ कैंप बाजार, हिज नेम इज़ बाबरी, और आई एम मैडेड इन लव विथ हिम. ये बाबरनामा में लिखा है. बाबरनामा में लिखा हुआ है. और ये बहुत ही क्लियरली एक बात समझ में आती है, वो उसको अपने पहले निकाह के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है. ठीक है. और ये बता रहा है कि उसको वो कमरे में जाने में हिचकिचाहट होती है, आयशा के कमरे में जाने में. और उसी समय वो बाबरी के एपिसोड के बारे में मेंशन कर रहा है. तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि बाबर एक गे था, और नॉट इवन बाइसेक्सुअल बाय दैट पीरियड, ही वाज अ गे आउटराइट. एंड जस्ट वो चीज़ें चेंज होने लगती है दादी और माँ के प्रेशर में आकर के. ही बिगिंस टू गो एंड मीट हिज वाइफ्स, फर्स्ट आयशा एंड देन हाउ दिस, उसकी टोटल 7 बेगम थी. ओके. तो द थिंग्स चेंजेड ड्रास्टिकली. ही इज नो मोर गे एज वी कैन अज्यूम, और वी डोंट नो. इट्स वेरी तो बाबरी का क्या हुआ, मतलब बॉयफ्रेंड का क्या बाबरी के बारे में उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है. वी जस्ट हियर अबाउट बाबरी फॉर अ 1 year, और उसके बाद बाबरी इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ बाबरनामा. इज़न्ट इट वेरी आयरनिकल, क्योंकि बाबरी मस्जिद एग्जिस्ट करता था जिसको मुसलमान बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते थे. हाँ. बाबरी एक शब्द जो बाबरनामा में आता है वो सिर्फ एक गे के लिए आता है. सो आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ फॉर दैट गे, लेकिन आप टर्मिनोलॉजी को देखने की कोशिश कीजिए. बाबरी टर्म जो बाबरनामा में आ रहा है, सही बात है. दैट इज़ फॉर अ गे. एक गे का नाम बाबरी है, और आपने एक मस्जिद को नाम दे दिया है बाबरी, जो कि प्राइमरी सोर्स के हिसाब से वो शख्स एक गे था. तो ये तो आउटराइट कुफ्र है. तो एक मस्जिद को एक गे के नाम पे डालना, इट वाज लाइक तो इसका मतलब ये है कि उनको खुद बाबर के बारे में भी नहीं पता है, बाबरनामा के बारे में भी नहीं पता है, और बाबरी की मस्जिद के बारे में तो बिल्कुल पता ही नहीं था. पर बाबर ने बनाया तो बाबरी, अकबर का गेट है तो अकबरी, तो शायद इस वजह से भी हुआ होगा वो. ये हो सकता है. मैं ये बट नहीं बोल, ये तो प्रॉपरली लिखा हुआ है कि बाबरी वाज अ गे, तो बाबरी इसलिए आप वाज कह अ रहे गे, हो. पहले से वो एग्जिस्ट कर Fair रहा है वो enough, टर्म. ठीक है. तो आप कह रहे हैं कि तू गे से भाई मेन स्ट्रीम में आ जा, मतलब तू शादी कर ले. आई मीन शादी तो हो चुकी है, निकाह हो चुका है, बच्चे कर ले. ये उसको किसने कन्विंस किया? उसकी दादी और माँ ने. तो दादी मेन विलेन है बेसिकली. यस. तो अगर दादी नहीं होती तो मतलब भारत पे इतना कुछ ये रूल नहीं कर पाते Yes. सो कॉल्ड मुगल एम्परर्स. यस. तो दादी का भी कुछ है डिस्क्रिप्शन बाबरी नामा में? हाँ हाँ बिल्कुल. और इनफैक्ट शी इज़ वेरी पावरफुल फीमेल ऑफ द हाउस. और इनफैक्ट ये जो पूरी ये जो घराना था तैमूरियों का, इस घराने में डिस्पाइट बीइंग इस्लामिक, द वुमेन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इनफैक्ट दे वर द किंग मेकर्स. सो बाद में एक और लेडी आती हैं जिनका नाम गुलबदन बेगम है, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा है. सो शी वॉज ऑल्सो किंग मेकर. शी वॉज मेन फोर्स बिहाइंड अकबर बिकमिंग किंग. अच्छा, वो एक महामंगा रोल किया हुआ है, एक अकबर का मूवी आपने देखा होगा, आशुतोष गोवारिकर का, ऋतिक रोशन वाला अकबर, हाँ 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 जोधा अकबर. हाँ. तो उसमें भी एक लेडी होती है जो वाइट कलर का कपड़ा पहनती है और उनका नाम है महामंगा, और वो दिखाता है कि वो अकबर को गाइड कर रही हैं और एडवाइस दे रही हैं ना. नहीं, वो सब फिक्शनल है. वो सब fictional है. बट लार्जली जो सच में रोल प्ले कर रहा था वो ये थी गुलबदन बेगम उस समय में. एंड गुलबदन बेगम इज डॉटर ऑफ बाबर, सिस्टर ऑफ हुमायूं, बुआ ऑफ अकबर. तो दादी ने बोला तो चीज़ें- बाबर अब्बू बनना चालू हो गए, यस. और फिर उसके बाद पूरा आया. तो मुगल एम्परर बाबर है, ये आप बोल रहे हो कि ब्रिटिशर्स ने ये नैरेटिव बिल्ड किया या ये मिस्टेक किया? ये मिस्टेक भी था और शायद ये डेलिब्रेट भी था, वी डोंट नो. क्योंकि अगेन ये भी शायद लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन
एक जो कॉलोनियल एरा था 19th सेंचुरी का, उस समय में जो मुगल्स थे उनको मंगोल्स उनको बहुत ही प्रिस्टाइन कैरेक्टर माना जाता था। इनफैक्ट जो वोल्टायर के गुरु हैं डॉक्टर लॉक, वोल्टायर इज समबडी जिसको हर कोई कोट करना चाहता है। उनके कोट्स, बहुत सारे कोट हैं जो उनके नहीं है फिर भी दिख जाते हैं, बट बेसिकली वोल्टायर इज़ वेरी फेमस। तो वोल्टायर के जो गुरु थे वो थे डॉक्टर लॉक। और एक हिस्टोरियन थे गिब्बन, जिन्होंने रोमन हिस्ट्री पे बहुत बड़ी किताबें लिखी हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो चंगेज खान कैन बी कंपेयर्ड विद डॉक्टर लॉक, सो गुरु ऑफ वोल्टायर विल वाज कंपेयर्ड विद चंगेज खान। ओके। क्योंकि उनके जो लिबरल थॉट्स हैं वो मैच करते हैं। लिबरल थॉट्स एज इन सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा, जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था, दे वर ऑल इन द सेम पेज। ठीक है। सो इन दैट एरा द मंगोल्स, द मुगल्स वर ऑलवेज सीन एज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द कॉलोनियलिज्म। और उसके साथ साथ जो टिमुरिड्स थे, जब आप तैमूर की बात करते हैं तो तैमूर ने दिल्ली में आकर के एक बहुत ही गंदा नरसंहार किया था। लाखों लाखों की नंबर में लोग मारे गए थे। ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली का शहर एक हफ्ते 2 हफ्ते तक मरे हुए लोगों की लाशों की बदबू से वो प्रताड़ित रहा था, और वो सुनने में आता है। सो आप अगर तैमूर की बात करेंगे, तैमूर से इनको लिंक करेंगे, तो वो जो रिलीजियस एंगल है ऑफ जिहाद वो आउटराइट क्लियर होकर के आने लगेगा। तो शायद एक वो रीज़न था, और दूसरा रीज़न ये भी था कि जो यूरोपियंस थे उनके लिए रेस इंपॉर्टेंट था। ये वो दौर है जब आर्यन इन्विजन थ्योरी जैसे आइडियाज़ प्रोपोगेट किए जा रहे हैं, रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय इन्होंने बाबर को बाय द रेस मंगोल ही देखा, ओके। क्योंकि रेस तो उसका मंगोल ही है, द कॉमन एंसेस्टर इज़ अ मंगोल। लेकिन बाबर एंड उनके एंसेस्टर तैमूर के लिए हमेशा से रेस वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स कल्चर विच वाज इम्पॉर्टेंट। तो इस वजह से बाबर ने चूज़ किया था टिमुरिड गुरखानिया, लेकिन ये लोग रेस को फोकस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनको मंगोल्स या मुगल्स ही बुलाया। मुगल्स इज नथिंग बट अ पर्शियनाइज्ड वर्जन ऑफ मंगोल। करेक्ट। सो भारत में बाबर का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर था? धौलपुर, आगरा, टू सम एक्सटेंट चित्तौड़ पे थोड़ा सा था, बट नॉट टू लार्ज एक्सटेंट। राजा, आप ये बोल सकते हैं अगर स्टेट्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, तो लार्जली दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में, राजस्थान के कुछ पार्ट में, एंड दैट इज़ ऑल, नॉट अ बिग स्टेट। बंगाल में उसने करने की कोशिश किया, बट वो बिहार बंगाल, बट वो हो नहीं पाया था। हो नहीं पाया था। बाबर कभी अयोध्या गया था? नहीं। बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था? नहीं ये आपने बुक में इस बार मेंशन किया हुआ है जी। इसमें? सो ये मंदिर, अब जब ये एविडेंसेस मेरे सामने आए तो मैं खुद हतप्रभ रह गया था, क्योंकि मेरा भी ये मानना था कि बाबर ने मंदिर गिराया है। और बाबर तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि उसने इनफैक्ट जब बैटल ऑफ चांदेरी होती है, बैटल ऑफ चांदेरी के बाद वो क्लियरली बताता है कि मैं दारुल इस्लाम इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ। ठीक है। और उसने बैटल ऑफ खानवा के पहले बोला था कि जैसे मैं शराब की बोतलें तोड़ रहा हूँ या शराब के वेसल्स तोड़ रहा हूँ, उसी तरह से मैं हिंदू भगवानों के भगवान के मूर्तियों को भी तोड़ना चाहता हूँ। तो बाबर भी उतना ही क्रूएल था? बाबर बिल्कुल क्रूएल था, बिल्कुल एंटी हिंदू था। उसके मन में हिंदूज के लिए कोई कंपैशन नहीं था, जैसा लोग बोलना चाहते हैं इनफैक्ट। कि वो पोएट था और सॉफ्ट हार्टेड था, ऐसा कुछ भी नहीं था? सॉफ्ट, ही वाज अ वेरी atrocious, not atrocious poet, a poet who love to do the atrocity. और तब भी वो गे था ना, लेकिन गे था, पोएट था एंड जिहादी था। ही वाज ऑल एट द सेम टाइम। ऑल एट द सेम टाइम। लेकिन इस मंदिर को गिराने का में हाथ औरंगजेब का था। ओके। और इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं हमारे पास। और हुआ ऐसा था कि जो मुस्लिम साइड थी वो इंस्क्रिप्शंस को फोर्ज करके सामने लेकर के आते रहती थी, बिकॉज दे वांटेड टू मेक अ क्लेम दैट द मॉस्क इज़ एज ओल्ड एज बाबर। और इसी वजह से, और लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां की, जैसे एक गलती थी, एक बुकानन बोल करके ट्रैवलर थे जिन्होंने अयोध्या को सर्वे किया, और तो ही केम अक्रॉस एन इंस्क्रिप्शन जिसको उन्होंने ट्रांसलेट करवाया एक मौलवी से। उस इंस्क्रिप्शन में मौलवी ने ये बताया, उस इंस्क्रिप्शन में मौलवी ने जब उसको ट्रांसलेट किया पर्शियन से,
वो लीनिएज की बात कर रहा है, और लीनिएज शुरू हो रही है औरंगजेब से, रिवर्स साइड में औरंगजेब से लेकर के तैमूर तक जा रही है। अगर ये बाबर के समय की इंस्क्रिप्शन थी तो औरंगजेब कहाँ से आ गया? उसके साथ साथ इंस्क्रिप्शन में डेट का भी गुफअप है। 2 डेट अपीयर होते हैं, 1523 और 1528। ओके 3 लाइन के इंस्क्रिप्शन है, एक लाइन में 1523 है, एक लाइन में 1528 है। तो इंस्क्रिप्शन में इतनी फैलेसी कैसे हो सकती है? जो पहली बार कोर्ट में इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया गया था 1877 में, उस इंस्क्रिप्शन में सिर्फ एक टर्म था, अल्लाह, और कुछ भी नहीं था उस इंस्क्रिप्शन में। जो पहली बार मॉस्क जो विटनेस किया जाता है वो 1670 के आसपास है उस साइट पे। उससे पहले तक हर किसी ने एक मंदिर की बात की है। और इनफैक्ट अबुल फजल जो अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन है, वो ये बताते हैं कि वहाँ पे रामनवमी मनाई जाती थी। रामनवमी मस्जिद में थोड़ी, मंदिर में ही मनाई जाएगी। सो और इनफैक्ट बाबर, कुछ लोगों का ये क्लेम है कि बाबरनामा के फोलियोज मिसिंग है ओके उस समय के, तो शायद इसलिए उसका जिक्र नहीं होता है। लेकिन बाबर उसके बाद जब बाबरनामा में लिख रहा है तो अपने पुराने मस्जिदों के बारे में बात कर रहा है, जो कि उसने आगरा और धौलपुर में बनाया है, लेकिन अयोध्या का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। जहांगीर भी बाबर के मस्जिदों के बारे में बात करता है, धौलपुर और आगरा, अयोध्या के बारे में नहीं बात करता है। हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम, जो जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, वो हुमायूं नामा में धौलपुर और आगरा के मस्जिद की बात करती है, अयोध्या के मस्जिद की बात नहीं करती है। तो जो ट्रैवलर हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स, जैसे टिफिन थेलर, ही कम्स इन 1760s के आसपास, औरंगजेब के कुछ दिनों के बाद, वो बताते हैं कि लोकल मेमोरी में औरंगजेब है। अयोध्या के लोग बोलते हैं कि औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय किया। तो देयर इज नो मेंशन ऑफ बाबर व्हाटसोएवर लोकल मेमोरी में। कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं है उस समय का या फिर उससे 100 साल के बाद जो ये बता सके कि बाबर ने डिस्ट्रॉय किया था। एंड दे विल नॉट हाइड इट, दे हैव नथिंग टू डू हाइड इट, व्हाई विल दे हाइड इट? लेकिन वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस फॉर औरंगजेब। ओके बाबर पे वापस आएंगे, लेकिन चंगेज़ खान पे थोड़ा बात करते हैं। आपके हिसाब से जो लिटरेचर अवेलेबल है उसके हिसाब से चंगेज़ खान मुस्लिम्स का एनिमी था, वो मुस्लिम्स को पसंद नहीं करता था। ये क्यों था? वो उसका रीज़न ये था कि मुस्लिम्स उसके एनिमी थे। उसका एज सच ये सेट रीज़न नहीं था कि मुझे मुसलमानों से नफरत करना है, लेकिन इट सो हैपेंड दैट मुसलमान्स वेयर द एनिमी स्टेट से वो बिलोंग करते थे। और इनफैक्ट जो मुसलमान्स का जो स्लॉटर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया है तो चंगेज़ खान और उसके बेटों ने और पोतों ने किया है। और इसलिए ये बहुत आयरनिकल हो जाता है कि ये सवाल मैं हमेशा रेज़ करता हूँ कि जब इंडियन मुस्लिम्स ये खान सरनेम यूज़ करते हैं, तो पहला खान सरनेम का भारत से तो कुछ लेना देना है नहीं। इसका मध्य एशिया से लेना देना है, सेंट्रल एशिया से। इसका रिलीजन से भी कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि ये तो सरनेम उन लोगों का है जिन्होंने मुसलमानों का सबसे ज़्यादा परसिक्यूशन किया। तो ये किस ओह। पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के मुसलमान खान सरनेम रखते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर मी। और इनफैक्ट ये काफ़ी आयरनिकल है, ये पैराडॉक्सिकल है, ये ऑक्सीमरोन है मेरे हिसाब से। और यस, और शायद जैसा मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर खान्स अपने रैम्पेज पे पूरी तरह से होते तो शायद इस्लाम वुड हैव बीन वाइप्ड आउट एंटायरली। तो फर्स्ट टाइम कब आया ये खान सरनेम भारत में, कब आया, इसका कोई डॉक्यूमेंट? Khan surname, it's of course documents as in we will have to trace the name of the kings उस तरह से, लेकिन पठान से खान थे ऐसा बोला जाता है, ये ऐसा? नहीं नहीं। सो खान इज वेरी मच अ सेंट्रल एशियन टर्म। ओके जो पठान यानी अफगानिस्तान में भी उसका इन्फ्लुएंस है, तो कुछ लोग ये टाइटल यूज करते थे और इट वाज अ वेरी टाइटल बेस्ड, इट्स वाज नॉट सरनेम। जैसे सरनेम और टाइटल में थोड़ा फर्क है, जैसे डॉक्टर इज अ टाइटल, जबकि श्रीवास्तव मिश्रा कैन बी द सरनेम, राइट। उसी तरह से खान वाज ऑलवेज अ टाइटल, इट वाज नॉट अ सरनेम। सो ये ऐसा कौन हो किया ये गया। गड़बड़ कौन किया? अब ये ज़्यादातर जो भारत के मुसलमान या फिर अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान जो उस समय तो भारत ही था, इन लोगों ने हमेशा खान को एज अ सरनेम यूज़ करना शुरू कर दिया। ये कोई लीनिएज या फिर फैमिली नेम नहीं था। फैमिली नेम नहीं था। बाबर के बारे में कहा जाता है कि कैनन्स पहले वही लाया भारत में, ये फैक्ट है? कैनन्स लेकर के आया, गन पाउडर पहले से थे, ओके। एंड दैट मेड द बिगेस्ट डिफरेंस। हाँ, और अगर वो वो कैनन्स, उसको इन्फॉर्मेशन थी बाबर? yes, because he was a Turk, or he was in constant touch with the Turkish people. So Ali Kuli was a companion of him on all the campaigns, or Ali Kuli was the main mind behind
all the cannons which were being used. Mhm. और that made a big difference in Battle of Khanwa जो राणा संग्राम सिंह के साथ होता है. That made a big difference in Battle of Panipat. That made a big difference in Battle of Chanderi. So without cannon, without ammunition, शायद वो युद्ध में विजय नहीं हो पाता. सो इन सारे मुगल्स में अगर मैं बात करूं, मुगल से बुलाते हैं फिलहाल के लिए, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, सही है ऑर्डर? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां. अकबर, जहांगीर, शाहजहां. हम्म. ओके. बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां. सबसे क्रूअल डॉक्यूमेंटेड जो एविडेंस है वो है औरंगजेब. हम्म. सबसे वेल लर्नड कौन था जिसको चीज़ें भी पता थी? बाबर. बाबर ही. Babur was a very intelligent person as well, and he was a visionary also. अगर उसका विजन नहीं होता तो वो सेंट्रल एशिया से उठ करके आकर के भारत में एम्पायर एस्टैब्लिश करने की बात नहीं करता. उसका विजन ऑफ कोर्स भारत के लिए खतरनाक था, भारत के लिए हानिकारक था, लेकिन विजनरी तो था वो. और अकबर इलिटरेट था, अकबर लिख पढ़ अच्छा. नहीं सकता था, और बट लिटरेचर अकबर ऐसे दिखाया कि बहुत ज़्यादा, पैटर्न था. हाँ, मतलब पढ़ा लिखा था. और अकबर वॉज अ वेरी श्यूट पॉलिटिशियन. ओके. जो रिलीजियस फर्वर से, ऑफ कोर्स उसकी जर्नी भी रिलीजियस फर्वर से शुरू होती है, लेकिन बाद में जब उसने दीन इलाही इस्टेब्लिश किया, सो दीन इलाही का इस्टेब्लिशमेंट भी इसलिए हुआ था क्योंकि उसके भी मंसूबे वैसे थे जैसे तैमूर के थे. उसको भी खलीफा बनना था, लेकिन खलीफा पोजीशन इज रिजर्व फॉर सर्टेन पीपल. और इस खलीफा बनने के लालच में ही मक्का हर साल 6 लाख 5 लाख रुपए भेजे जाते थे. तो ऐसा जो बोलते हैं कि भारत से पैसे नहीं जाते थे वो यहीं क्यों, ऐसा गलत है. यहाँ से बहुत पैसे जाते थे. ओके. और मक्का में जब पैसे पहुँचते थे तो ऐसी कहावत थी कि जो अरब पूरी मुस्लिम वर्ल्ड है वो यहाँ पे आती थी ये सुन कर के कि भारत से पैसे आ रहे हैं, भारत से दौलत आ रही है, चलो कुछ पैसे मिलेंगे. और ये पैसे इसलिए भेजता था अकबर क्योंकि वो वहाँ के शरीफ एज इन टाइटल है शरीफ, और अमीर को ब्राइब देना चाहता था, और उसका पूरा मंसूबा था कि मैं खलीफ बनूं. लेकिन जब ऑटोमन्स को इस बात की पता चली तो उन्होंने अकबर के इस पूरे प्रोसेस को सैबोटैज कर दिया. अकबर वाज किक्ड आउट एज इन उसकी ये पूरी प्रोसेस बंद हो गई. और जब उसको पता चला कि अब वो खलीफा नहीं बन सकता है, फिर उसने दीन इलाही इस्टेब्लिश किया कि एटलीस्ट आई विल बी फाउंडर ऑफ सम रिलीजन. So the Ilahi was not for any compassion or sacred idea that सारे religion को मुझे सेम दिखाना है, but उसको खुद का एक नया religion establish करना था. इसलिए उसने वो दीन इलाही लेकर के आता है. सो बाबर गे था, अकबर अनपढ़ था, औरंगजेब क्रूअल था. क्रूअल सारे ही थे. शाहजहां भी बहुत क्रूअल था. शाहजहां भी बहुत क्रूअल था. तो शाहजहां का जो ये मुमताज़ के साथ जो ये लव स्टोरी का एंगल है और ताजमहल है, ये इस पे क्या रिसर्च है आपकी? सो ताज को मैं हमेशा एक ऐसे स्ट्रक्चर की तरह बताना चाहता हूँ जो एक जेनोसाइड का सूचक है. ओके. और जैसे मेरा भी बचपन ऐसे ही बीता है कि अगर दिल्ली जाना है तो आगरा जाना है, आगरा जाना है और ताजमहल के सामने उस समय वो कोडैक कैमरा से वो फ़ोटो खींचना है, ये शायद हर फैमिली का एक रिचुअल होता था उस वक्त. लेकिन जब इसके फैक्ट्स मेरे सामने निकल कर के आए, सो आई वाज टेकन अबैक, क्योंकि जब ताज कमीशन किया गया था, कमीशन वर्ड मैं डिलिबरेटली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने शाहजहाँ वाले पार्ट पे काम नहीं किया है, मुझे नहीं पता है कि उसमें मंदिर है क्या है, आई डोंट नो. तो इसलिए मैं कमीशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ. जब ताजमहल को कमीशन किया गया था एज अ प्रोजेक्ट, उस वक्त डेक्कन और मालवा में बहुत, और सूरत में बहुत बड़ी फैमिन आई थी, और उस फैमिन में तकरीबन 7.4 मिलियन लोग मारे गए थे. 7.4 मिलियन लोग? यस. of which is almost twice the number of people died in the Bengal famine created by Winston Churchill. Almost twice. और उस समय के दौर से उस समय के पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी कम थी, तो इसका मतलब ये नंबर इज़ ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स वे मोर इंटेंस दैट व्हाट हैपेंड इन बंगाल फेमिन. और ये जो फेमिन था उसका क्रिएटर था शाहजहाँ. ओके. हाँ. और वो इसलिए किया गया क्योंकि जो डेक्कन के उसके गवर्नर्स हैं वो आदिल शाही से हाथ मिला चुके हैं, जो आदिल शाहीज आर द एनिमी ऑफ शाहजहाँ. और अपने एनिमीज़ को सबक सिखाने के लिए शाहजहाँ ने उनके टैक्सेस के सारे सोर्सेज को किल करने की कोशिश किया, और उनके टैक्सेशन बहुत हाई होते हैं. जैसे मालवा से वो तकरीबन 53% टैक्स उठाते थे. सो देयर टैक्सेशन पॉलिसी वेर वे मोर रिग्रेसिव देन द ब्रिटिशर्स. और तो ये जब टैक्सेशन उनके हाथ से निकल चुका है,
ही थॉट दैट आई विल डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। तो शाहजहाँ की आर्मी भेजी जाती है जहाँ पे सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, खेतों को जला दिया जाता है, और घोड़ों के टापों से मिट्टी भी थोड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि घोड़ों ने पूरी मिट्टी को ऑलमोस्ट बंजर जैसा बना दिया है, जो कि फर्टाइल नहीं है। और उस साल बारिश भी नहीं होती है, और बारिश नहीं होती है, और इस बर्बरता की वजह से इतना गंदा अकाल आता है कि जो आई विटनेस अकाउंट है वो ये बताता है कि पीपल आर ईटिंग फ्रॉम द एक्सक्रेटा ऑफ द डेथ। अरे बाप रे। सो एंड ऐसे बहुत सारे आई विटनेस अकाउंट हैं जो कि, और शाहजहाँ के जो बायोग्राफर है लाहौरी कोर्ट हिस्टोरियन, वो खुद ये सब बातें बता रहे हैं हमको कि ऐसा कुछ हो रहा है। और ये वो दौर है जहाँ पे 4.18 करोड़ सिल्वर सिक्के लगे थे ताजमहल को कमीशन करने के लिए। जब यहाँ पे फेमिन से लोग मारे जा रहे हैं, 7.4 मिलियन जो मारे गए हैं, जो शाहजहाँ ने क्रिएट किया, एग्जैक्टली इसी टाइम पे ताज को कमीशन किया गया है मुमताज़ के लिए। और मुमताज़ के साथ भी जो रिलेशन था, वी कैन नॉट, आई डोंट नो वेदर इट कैन बी कॉल्ड लव और नॉट, क्योंकि 19 साल के निकाह में इट वाज अ 14 चाइल्ड विच शी वाज इन लेबर पेन विद, एंड शी डाइड। And that's the story behind it, and it's my appeal to the government and the ASI particular that वहाँ पे एक प्लान होना चाहिए, और ये मेंशन करना चाहिए, ये स्टोरी बतानी चाहिए कि yes, Mumtaz died while giving the birth to the 14 child in the 19 years of nikah, and also at the same time ताज को जब 4.18 करोड़ सिल्वर सिक्के से कमीशन किया गया था, उस समय 7.5 मिलियन लोग, भारत के लोग मारे गए थे। और जब ओवैसी जैसे लीडर ये बात बोलते हैं कि हम ताज लेके चले जाएंगे तो क्या रह जाएगा, लेकिन बात तो ये है कि ताज में खून हमारा, लोग हमारे, पैसे हमारे, तो ताज किसका हो गया? ताज तो हमारा ही है। वो अलग बात है, वो स्ट्रक्चर को आज कैसे भी देखें, है तो हमारा ही। बाबर चाहता था वो भारत में ही मरे? नहीं, मरना तो मतलब मरे तो वो कहीं पे भी मर सकता है। He died at 47, right? I think. यस, हाँ, बैक Roughly. कैलकुलेशन शोज दैट। Okay. तो और जल्दी मरने के पीछे कोई कारण था उसका, बीमारी वगैरह या क्या? ऐसा बोलते हैं कि, एंड इट इज़ वेरीफाइड फ्रॉम द हुमायूं नामा, एज इन हुमायूं का जो बायोग्राफी है जो गुलबदन बेगम ने लिखा है। वी गेट टू नो फ्रॉम अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज दैट हुमायूं काफ़ी बीमार पड़ जाता है, एंड ही प्रेज टू द अल्लाह दैट प्लीज़ क्योर हुमायूं एंड टेक माई लाइफ। एंड ये हर टेक्स्ट में आता है, दिस स्टोरी कम, सो वी हैव टू बिलीव दैट समथिंग लाइक दैट हैपन। और सडनली बाबर स्टार्ट टू बिकम सिक, और उस सिकनेस की वजह से बाबर की मृत्यु हो जाती है। But he wanted to go back to Kabul. Yes, he wanted to get buried in Kabul. Okay. But he's buried in Agra. No, उसको लेके गए थे, उसको एक्सह्यूमेट करके, finally his body was taken to Agra, काबुल। So आगरा में हुआ, फिर वहाँ से काबुल ले गए। काबुल ले गए। Okay. So आपने बाबर पे ही क्यों लिखा? आप अगर आपको दिखाना था तो आप औरंगजेब पे भी आपको लगता है लिखना चाहिए था, या बाबर डिजर्व्ड इट बिकॉज ही वाज द Babur also deserved it. सो कॉल्ड फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? Babur deserved it, and also it's a long series. अभी मैंने बाबर को wrap up किया है। I'm already working on Akbar. Akbar अच्छा। is almost 40,000 words के आसपास I'm already through. So I believe that in next 2 years Akbar should be done. क्या रेवलेशन है उसमें? उसमें भी बहुत कुछ है। अकबर इज़ अ वेरी ग्रेट कैरेक्टर, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि अकबर इज़ लाइक अ shrewd politician, सो वो उसका पूरी नेचर निकल करके आएगा, एंड वे विल टॉक अबाउट हिज रिलीजियस पॉलिसीज, जिसके बारे में अक्सर बातें होती है, वाई ही डिड व्हाट ही डिड, वेदर ही वाज रियली वेरी सेक्युलर पर्सन, ही बिलीव इन सिंक्रेटिज्म। उसके टैक्सेशन बहुत गंदे थे। ओके। अकबर के टैक्सेशन की पॉलिसी वाज द वर्स्ट ऑफ द लॉट। अभी एक रीसेंट कंट्रोवर्सी हुआ है, एनसीईआरटी के सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। आपने उसको कंट्रोवर्सी को फॉलो किया है? उस पर फिर बहुत डिबेट हुआ कि नहीं, इतना टैक्स नहीं था या था। हाँ, वो एक बेकार सा डिबेट था, क्योंकि डिबेट वहाँ होता है जहाँ पे आपके पास साक्ष्य की कमी होती है, जहाँ पे ग्रे साइड रहता है। जो उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं, और इनफैक्ट हमको उन्हीं के हिस्टोरियंस को देखना चाहिए, यानी कि लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियन शिरीज मुसवी हैं, जो कि बहुत एमयू हिस्टोरियन है। उन्होंने कैम्ब्रिज इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है। इरफान हबीब ने लिखा है। वहाँ पे दे ऑल आर क्रिटिसाइजिंग द मुगल पॉलिसीज ऑफ द टैक्सेशन विच इज़ वेरी बैड। जजिया तो एक एस्पेक्ट था, उसके अलावा फोर्स प्रोडक्शन वो करवाते थे। वी नो ब्रिटिशर्स फॉर डूइंग द फोर्स प्रोडक्शन ऑफ द इंडिगो एंड वट नॉट, लेकिन ये मुगल्स भी सेम चीज़ कर रहे थे, वो भी फोर्स प्रोडक्शन करवाते थे। वो पैसे होल्ड करके रखा करते थे, और इसी का वो कारण है कि ये जो दौर था 1500 से लेकर 1820 के बीच, हमारी जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ नेगेटिव में थी, जो कि ब्रिटिश काल में भी नहीं थी।
जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ नेगेटिव थी। अक्सर आपको ये बोला जाएगा टीवी में, टीवी डिबेट्स में, जो मुगल प्रो मुगल हिस्टोरियंस हैं या फिर प्रो मुगल स्टैंड लेकर के चलते हैं कि उस काल में हमारा जीडीपी शेयर बहुत ही बड़ा था। भारत का जीडीपी शेयर ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड था, लेकिन 1500 से 1800 बीच के बीच में इट वाज 24%, इट वाज 22% और फिर से 24%, लेकिन 10,000 सीई में ये 28% था, 1 सी में ये 32% था, यानी कि 1/3 से कम होता गया। लेकिन ये कांस्टेंट फेज है 24-22। इसका मतलब ये है कि एम्पायर या सल्तनत में पैसे हैं, खजाना है, लेकिन लोगों का लोग पुअर हो रहे हैं क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव है। तो अगर एक एम्पायर में ऑलरेडी पैसे हैं और लोग गरीब हो रहे हैं, इसका मतलब दैट एम्पायर इज नेसेसरली अ वेरी रिग्रेसिव एम्पायर, करेक्ट। एंड इट इज प्रूवन बाय द नंबर्स। सो जो स्टूडेंट्स हैं उनको रियल फैक्ट्स कहाँ पे मिलेंगे? आपके बुक में मिलेंगे, बाबरनामा में मिलेंगे, किसी हिस्टोरियन के टेक्स्ट में मिलेंगे? व्हाट इज़ द राइट वे टू एक्सप्लोर द राइट इन्फॉर्मेशन? मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों की प्राइमरी सोर्स पे तो जाना ही चाहिए। प्राइमरी सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्राइमरी सोर्स का मतलब ट्रांसलेशन नहीं होता है, क्योंकि इट वाज द पॉलिटिक्स ऑफ द ट्रांसलेशन जिसने बाबर को अयोध्या का विलन बना दिया, जबकि औरंगजेब विलन था। और कई बार जो ट्रांसलेशन होते हैं वो एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक देयर रिपोर्टिंग मैनेजर हैप्पी। राइट। तो इसलिए प्राइमरी सोर्स पे जाना ज़रूरी है। लेकिन मेरी बुक जो है वो पूरी तरह से प्राइमरी सोर्स पे बेस करके मैंने पर्शियन टेक्स्ट को, क्योंकि मैंने फ़ारसी सीखी थी इसके लिए, आई लर्न फ़ारसी ओके। ऑफ दैट एरा, एंड आई वाज द 10th पर्सन टू एक्सेस द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बाबरनामा जो हमारे पास एक्सेस में है। तो मैंने ये अटेम्प्ट लिया, लेकिन अब जब ये बुक है जो ऑलरेडी उस अटेम्प्ट से निकल के आ रहा है, एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, तो इट विल ऑलरेडी गिव द आंसर्स अबाउट बाबर, जो कि बहुत ही ट्रू अकाउंट है। उसके अलावा भी अगर लोगों को ज़्यादा पढ़ना है तो दे शुड गो टू द प्राइमरी सोर्सेज, क्योंकि अभी भी हमारे पास टिमुरिड हिस्ट्री में ज़्यादा वक्त प्राइमरी सोर्स बेस करके नहीं लिखे गए हैं। हमको लगता है हमने बहुत मुगल्स किया है, लेकिन मुगल्स के बारे में बहुत ही कम बात की है। सो बाबर के अलावा आपकी और एक बुक आई है हिटलर पे। यस, ब्रीफ में समझते हैं उसमें क्या है। प्रॉब्ली नेक्स्ट पॉडकास्ट में हिटलर पे बात करेंगे। यस, आई क्या है? थिंक दैट विल बी वेरी इंटेंस। या यस। सो क्या है उस बुक में हिटलर? सो उस बुक को लिखने का मेन पर्पस ये था कि मैं वर्ल्ड वार 2 के सबसे बड़े अनहोली अलायंस के बारे में बात करना चाहता था। वो अलायंस था इस्लामिस्ट अरब और नाजीज के बीच में। ओके। यस, और हिटलर वाज सीन एज अ सेकंड प्रॉफिट बाय अ लॉट ऑफ पीपल। हिटलर वाज सीन एज द 12th Really? इमाम। यस, इट ऑल हैपेंड, एंड अरेबियन स्ट्रीट पे इस तरह के स्लोगन्स आते थे दैट इन द हेवन वी हैव अल्लाह, ऑन द अर्थ वी हैव हिटलर। जस्ट बिकॉज अ कॉमन एनिमी जूस। Jews. Both of them wanted to exterminate the Jews. ये और तो इस पे तो ज़्यादा बात होती नहीं है कि बहुत कम बात होती है, एंड आई एम श्योर दैट दिस बुक विल सर्व अ पर्पस ऑफ मोर, serve more academic purpose, where people can know exactly that what is the reason behind Al Qaeda, what is the reason behind ISIS. क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर ये हिटलर और अरब्स के बीच में कोलैबोरेशन नहीं होता, तो आपके पास मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं होता, अल कायदा नहीं होता, आइसिस नहीं होता। दैट वेरी कोलैबोरेशन led to the disaster. सो हिटलर की वजह से आज जो ये एक मॉडर्न टेररिज्म हम लोग फेस कर रहे हैं वो उसका बाप हिटलर है। जी, और फ्री पैलेस्टीन मूवमेंट को टेक्निकली हिटलर का फुल सपोर्ट था। और आज पैलेस्टीन सपोर्ट करता है, वोकल है, उन लोग हिटलर को सपोर्ट। आप बिल्कुल करते हैं। आज भी आपको हमास हाइडआउट्स में नाजी सिंबल मिलेंगे। और मैं अब इस बुक को लिखने के बाद तो बिल्कुल श्योर हो गया हूँ कि फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट इज इक्विवेलेंट टू द बीइंग नाजी। और ओफ। आज जब स्टूडेंट स्टेज पे जाकर के ऐसी बातें करते हैं जब अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी में, सो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग बिकॉज पैलेस्टाइन मूवमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नाजी मूवमेंट। देयर इज नो डिस्टिंक्शन, एंड आई एम सेइंग इट वेरी रिस्पॉन्सिबली। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1000 से ज़्यादा सोर्सेज यूज़ किया है उस बुक को लिखने के लिए, ऑल टेकन फ्रॉम द आर्काइव्स, एंड they talk very loud that Hitler was seen as a messiah of the Palestinian cause. परफेक्ट है वो बुक। एक बार उसका एक ग्लिम्स मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ देना ज़रा बुक। और ये दोनों बुक आप प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा एंड शेयर योर फीडबैक। बाबर, ये दोनों क्यों साथ में किया? ये तो आपस में कॉम्पीट नहीं करेंगे आप? ये कर रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज दैट इट जस्ट अ कोइंसिडेंस हैपेंड। दोनों बुक को लिखने में 5 साल लगे हैं, और यस, और ये जस्ट कोइंसिडेंस है कि एक साथ ये पब्लिश हो गए।
चलिए नहीं सही है। इसको प्लीज़ आप लोग देखना कैसा आपको लगा ये बुक, और उसके बाद शायद आपके पास और नए क्वेश्चंस आएँगे, उसको आप प्लीज़ कमेंट करना। और आभास भाई से हम लोग आगे ज़रूर बात करेंगे, हिटलर पे विल एक्सप्लोर मोर, और बाबर पे भी मेरे पास बहुत है, बट आज के पॉडकास्ट में थोड़ा टाइम कम है, सो फिलहाल के लिए इतना ही। चाहते-चाहते व्यूअर्स को आप क्या बोलेंगे कि अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स पे पढ़ना है तो प्राइमरी सोर्स आपने ऑलरेडी बताया है, आपके बुक्स हैं, और जो एकेडमिक्स में है आपको लगता है उसमें चेंजेस पॉसिबल हैं? आपको लग रहा है आगे होने वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी? आई थिंक ये चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये बात होती थी कि पहले हम चेंजेस करना चाहते लेकिन हमारे पास मटेरियल नहीं था। हुँ, लेकिन अभी एटलीस्ट 4-5 साल में ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स आ रहे हैं। मैंने लिखा है बुक, विक्रम संपत ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ही हुँ, इज़ इंस्पिरेशन टू मेनी। उसके अलावा साई ने बहुत सारे काम किए हैं, वो उनकी तीसरी ट्रायलॉजी की थर्ड पार्ट भी आने वाली है। तो हुँ, ऐसे बहुत सारे लिटरेचर हैं हमारे पास, संजीव सान्याल के वर्क हैं, विच हैव बिकम द रॉ मटेरियल जिससे एकेडमिक्स में चेंजेस चेंजेस हो सकते हैं। लाए जा सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट आई एम वेरी होपफुल फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और माय प्लेजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू सून। नमस्ते।